नमस्कार दोस्तों। साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी है। सुबह सवेरे किशन अपने खेतों पर काम करने गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके बच्चे खेतों पर पहुंचे तो भूस के ढेर को देखकर वह चीख पड़े। घबराते हुए किशन ने जब देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस भूसे के ढेर में एक इंसान पड़ा हुआ था। जब किशन ने उस इंसान को हिलाया तो डर के मारे किशन कांप गया। क्योंकि ऐसा क्या हुआ जो किशन इतना डर गया? क्या वह इंसान जिंदा था या मुर्दा? किसी गांव में किशन नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। किशन का जीवन भी बहुत ही साधारण था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, माता पिता और 3 बच्चे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किशन के पास खेती के नाम पर अब सिर्फ इतनी ही ज़मीन बची थी जिस पर अनाज उगाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। हालांकि किसी समय पर उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक हर चीज़ उसके यहाँ उपलब्ध थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वक्त की मार पड़े तो अच्छे अच्छे के दिन और दशा बदल जाती है। वैसा ही कुछ किशन के परिवार के साथ भी हुआ। शुरू में उसके घर के हालात बहुत अच्छे थे। किसी समय पर आसपास के गांव में भी उसके परिवार के लोगों को जाना जाता था। किशन का परिवार किसी समय में बहुत ही नामी परिवार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुसीबतें बढ़ती रहीं और मजबूरी में देखते ही देखते उनकी ज़मीन धीरे धीरे बिकती चली गई। और किशन के परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता कोई नहीं बचा था। सबकी मृत्यु हो चुकी थी। किशन के एक चाचा जी थे, लेकिन जब से किशन के पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद से उसके चाचा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद उन्होंने अपने कब्जे में की और किशन उस वक्त बहुत छोटा था। उसके चाचा ने अपनी इच्छा से उसे जो दे दिया उसने स्वीकार कर लिया। जब किशन के माता पिता की मृत्यु हुई तब उस समय तक उसके दादा दादी जी जीवित थे, और इसीलिए जब किशन के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसके दादा दादी ने बहुत ही कम उम्र में उसका विवाह पास ही के गांव की एक लड़की से करवा दिया था। बस तब से ही वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कुछ वर्षों पहले ही गांव में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को सरकार की तरफ से परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ ज़मीन दी गई थी। तो बस किशन के पास अभी जो यह ज़मीन थी, यही ज़मीन उसे सरकार की तरफ से मिली थी, और इसके बलबूते पर अपने परिवार का वह पेट पाल रहा था। और बस वह किन्हीं भी हालात में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनकी ज़िंदगी संवारना चाहता था, ताकि जैसे उसे अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, भविष्य में उसके बच्चों को इतना परेशान ना होना पड़े। बस इसीलिए न सिर्फ वह अपने खेतों में मजदूरी किया करता, बल्कि खेत लगान पर लेकर दिन रात उसमें मेहनत मजदूरी करता। तब जाकर उसने अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया, और अब कम से कम वह अपने परिवार को सुख से 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा था, और इससे ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। वह बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। लेकिन वह चाहता था कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ अपने बच्चों को दे, अपनी पत्नी को वह सब सुख सुविधा दे जो दुनिया में बाकी लोग अपने अपने परिवार वालों को देते हैं। लेकिन वह मजबूर था। उसके पास जितना था वह उसमें अपने परिवार को खुश रखने की भरपूर कोशिश करता, और उसका परिवार भी हमेशा हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा था, और हमेशा वे लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। उनके लिए पैसों से कई गुना ज़्यादा कीमती वह अपनापन था, वह प्यार था जो उन लोगों के बीच था। और इसके कारण ही किशन को इतनी हिम्मत मिलती थी कि वह दुनिया भर की परेशानियों से जूझ पाता था। ऐसे ही किशन ने मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालना जारी रखा, और एक दिन वह अपने किसी काम से
पास ही के शहर में जानवरों के लिए भूसा लेने के लिए गया हुआ था। क्योंकि किशन पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो वह खेती बाड़ी के अलावा पैसे कमाने के लिए जो कर सकता था वह करता था। फिर चाहे वह दिहाड़ी मजदूरी हो, दूसरों के खेतों में मजदूरी हो या फिर पशुपालन हो, वह सभी काम किया करता था। ऐसे ही अक्सर वह जानवरों के लिए भूसा, चारा आदि लेने के लिए गांव से दूर चला जाया करता था। तो इसी तरह वह आज भी भूसा खत्म होने पर अपने जानवरों के लिए पास ही के गांव से भूसा लेने के लिए गया हुआ था। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले खेतों की कटाई हुई थी और उसने पास ही के खेत में से अपने जानवरों के लिए भूसा खरीद लिया था, जिसे लेने के लिए वह सुबह 4 बजे ही चला गया। इतनी सुबह सुबह जाकर वह बड़ी बड़ी गठरियों में उस भूसे को भरने लगा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर के नीचे कोई चीज आ गई हो। उसने वहां से हटकर पांव से हिलाकर देखना चाहा कि वह क्या है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। फिर उसे लगा कि शायद यहाँ कोई जानवर बेहोश पड़ा है या किसी ने कुछ मार दिया है। तो इसीलिए किशन वहां से हटकर दूसरी तरफ भूसा भरने लगा। जैसे जैसे दिन निकलता गया, वैसे वैसे किशन के बच्चे भी वहां उसके पास उसकी मदद के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उसके बच्चे खेत में पहुंचे, तो वह भूसे के ढेर के पास पहुंचते ही चीख पड़े। उनकी चीख सुनकर किशन घबरा गया और वह दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास आया। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसे यूं देखकर किशन भी घबरा गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह इंसान जिंदा है या मर चुका है। फिर किशन ने अपने बच्चों को संभालते हुए उन्हें दूर खड़े रहने को कहा और खुद हिम्मत करते हुए उस इंसान के पास पहुंचा जो बेहोश पड़ा हुआ था और भूस के ढेर में पड़े रहने के कारण वह ढंग से पहचान में भी नहीं आ रहा था कि वह कौन है। किशन पास पहुंचा और उसने डंडे से उस इंसान को हिलाया। एक दो बार में वह इंसान कुछ ना बोला, तो किशन का डर और बढ़ गया। फिर किशन ने अपने हाथ में लगा हुआ वह डंडा उस इंसान के पांव पर दे मारा, जिससे वह इंसान चीख पड़ा। तब जाकर किशन की जान में जान आई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को भूसे के ढेर से बाहर की ओर खींचा और देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही बुजुर्ग है। लगभग 60 से 70 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। किशन ने जब उसे देखा तो सबसे पहले उसने उस व्यक्ति को थोड़ा डांटते हुए अंदाज में कहा, अरे बाबा, तुम लोग भी ना यहाँ वहाँ पी कर पड़े रहते हो। अपना भी होश नहीं रहता कि कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तुमने खामखा मुझे और मेरे बच्चों को डरा दिया। तुम्हें देखकर मेरे बच्चे तो इतना डर गए कि चीख ही पड़े। यहाँ तक कि मैं खुद भी डर गया था। तुम लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या, जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हो? अरे क्या मिलता है तुम लोगों को यह सब करके? किशन उस वृद्ध व्यक्ति को डांटे जा रहा था और वह चुपचाप सुन रहा था। और फिर एकदम से वह इंसान खांसने लगा। तो किशन ने अपने बच्चों द्वारा लाई हुई पानी की बोतल को उस बुजुर्ग को पकड़ाया और कहा, यह लो बाबा, थोड़ा सा पानी पी लो। अपने शरीर की तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है जो इतना सब झेल सके? अपने परिवार के बारे में सोचो, बीवी बच्चों के बारे में सोचो। आपकी उम्र देखकर तो लगता है कि पोते पोती भी होंगे आपके। इस उम्र में यह सब करना अच्छी बात नहीं है बाबा। चलो अब अपने कपड़े झाड़ दो। किशन की यह सब बातें सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं कोई दारू पीकर यहाँ वहाँ पड़े रहने वाला नशेड़ी नहीं हूँ, ना ही नशे का आदी हूँ। मैं तो ऐसी घटिया चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता। तू मुझे गलत समझ रहा है। इस पर किशन बोला, अच्छा, अगर नशा नहीं करते
तो यहाँ पागलों की तरह भूस के ढेर में क्यों पड़े हुए थे? बताओ ज़रा। किशन ने सवाल पूछा तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मैं यहाँ शौक से नहीं पड़ा बेटा। मेरे सर में और पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण मैं यहाँ शायद बेहोश हो गया। और अब जब तुमने मुझे जगाया तब जाकर मुझे होश आया है। चोट की बात सुनकर किशन ने देखा। पहले तो वह उस बुजुर्ग के सर की ओर घूर घूर कर देखने लगा, चारों तरफ घूमा और देखकर बोला, मुझे तो कहीं चोट नहीं दिख रही। दिखाओ ज़रा, कहाँ चोट लगी है? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना पजामा टांग से ऊपर खिसकाता हुआ अपने पैर में लगी हुई चोट को किशन को दिखाता हुआ बोला, यह देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो यह देखो। किशन ने देखा तो सचमुच कई जगह पर पैर में चोट के निशान थे और खून भी निकल रहा था। फिर वह बुजुर्ग अपने सर के पीछे हाथ लगाकर दर्द से कराहता हुआ बोला, और जहाँ तक बात रही सर में चोट लगने की, तो मेरे सर में देखो, यह चोट लगी हुई है। हाथ लगाकर देखो, तुम्हें यकीन नहीं है तो। तब किशन ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के बाल ऊपर की तरफ उठाए और देखा तो सचमुच उस बुजुर्ग व्यक्ति के सिर में चोट लगी हुई थी। यह सब देखकर किशन ने उस व्यक्ति को वहीं पास में बैठाया और उनके कपड़े साफ करने में उनकी मदद की। उनका सर साफ किया और भूसा झाड़ा और फिर उनके हाथ धुलकर उन्हें पानी पिलाया और बोला, बाबा अब आराम से आप बैठ जाइए और मुझे बताइए कि यह चोट आपको कैसे लगी और आप यहाँ इस भूस के ढेर में बेहोशी की हालत में क्या कर रहे थे? कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो। मुझे गलत मत समझना बाबा, मैं बस आपके दर्द को देखते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। इस पर वह वृद्ध व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ बेटा, तुझे देखकर ही पता चल रहा है मुझे कि तेरे इरादे नेक हैं या कैसे हैं। जीवन चला गया मेरा पूरा लोगों को देखते देखते, तो क्या अब भी मुझे इंसानों की परख नहीं होगी? बहुत अच्छे से समझ गया हूँ मैं तुझे कि तू कितना सीधा और सरल स्वभाव का है। कोई छल कपट नहीं है तेरे मन में। और आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, पर शुक्र है भगवान का कि आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में आज भी मिलते तो हैं, और उन्हीं के सहारे शायद यह सृष्टि टिकी हुई है। तब किशन बोला, बाबा बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत समझदारी भरी और बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं आप। अब यह तो बताइए कि आपके पीछे आखिर ऐसी क्या कहानी है और ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो आप यहाँ इस हाल में हैं? बताइए बाबा। किशन ने कई बार पूछा, बाबा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊँगा? तब किशन ने कई बार कहा, और किशन के कई बार कहने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि बेटा मेरा नाम ब्रजमोहन है, मैं पास ही के गांव देवला से हूँ। और जैसे कि तूने अभी कहा था ना कि मेरे पोते पोती सब होंगे, मेरी उम्र देखकर तुझे अंदाज़ा लग रहा होगा, तो तुझे बिल्कुल सही लगा। मेरा भरा पूरा परिवार है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती सब हैं। ज़मीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं है और अच्छा खासा मकान भी बनाया हुआ है। लगभग 500 गज में मेरा मकान बना हुआ है। उस घर में मैं अपने 4 बेटों के साथ रहा करता था। 4 बेटों के अलावा मेरी सबसे छोटी बेटी मीनल है, और सबसे ज़्यादा प्यारी भी मुझे मेरी बेटी ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटों को प्यार नहीं करता, लेकिन मेरी बेटी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और हो भी क्यों ना, वह भी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक बात कुछ और थी, लेकिन जब से उसकी माँ चल बसी तब से तो मीनल ही मेरा ख्याल रखती है अपनी माँ की तरह। वही मेरे खाने पीने, कपड़े लत्ते, हर चीज़ का ख्याल रखती है। दरअसल मेरे 4 बेटे हैं, बड़ा रजत, उससे छोटा मुकेश
उससे छोटा राजेश और सबसे छोटे बेटे का नाम कमल है और मेरी बेटी मीनल उन सबसे छोटी है। हर माँ बाप की तरह मैंने भी अपने बच्चों को लेकर अनेकों सपने देखे, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमेशा अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की कि वह कभी भी किसी बुरी संगत में ना पड़े। हर बात का ख्याल रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा। लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा अपनी बीए की पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरी पत्नी रेवती का निधन हो गया। बीमारी के चलते वह हमें छोड़कर चल बसी। एक लंबे समय तक मैंने अपनी पत्नी का खूब इलाज करवाया। आसपास के जितने भी वैद्य हकीम जो भी मुझे बताए गए, मैं सबके पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा और उसका इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई फायदा ना लगा और आखिरकार वह मेरा साथ छोड़कर चल बसी। उस वक्त मेरी बेटी मीनल 11वीं क्लास में थी। अगले ही साल मेरे बेटे की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय के साथ साथ मेरे बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। बड़े बेटे की नौकरी लगी और अब छोटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। धीरे धीरे करके वक्त यूं ही बीतता रहा और मेरे बच्चे एक एक करके अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे। अब तो बस मेरी मीनल ही पढ़ाई कर रही थी। बड़े दोनों बेटों की नौकरी लगने के बाद मैंने सोचा कि अब अपने बेटों की शादी करवा देने में ही ज्ञान है। आखिर घर को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। और फिर अकेली मीनल ही कितना काम संभालती। घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, हम सबका खाना पीना, कपड़े लत्ते, दुनिया भर के काम भी हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे या हमारे घर के काम संभाले। बच्चों से बातचीत की तो उन्हें भी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, तो मैंने भी अपने रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करके जानकारी में अपने ही बड़े बड़े दोनों बेटों के लिए एक ही परिवार की 2 बेटियों को ब्याह कर मैं अपने घर ले आया। हालांकि मेरी दोनों बहुएं बहुत ही सामान्य परिवार से थीं और मेरा परिवार हर तरह से संपन्न था। पैसे धेले, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन मुझे बेटियां ऐसी चाहिए थीं जो मेरे घर को संवार कर रखें, अपना घर समझकर मेरे घर में रहें और मेरे घर को कभी बंटने ना दें। बस इसी उम्मीद से मैं उन दोनों बहनों को अपने घर लाया था। थोड़े समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े समय बाद वे दोनों ही बहुएं मेरी मीनल से हर बात पर बहस करने लगीं। अगर वह पढ़ाई करने लग जाती तो उसे पढ़ाई से उठाकर काम करने में लगा देती। अगर वह अपने लिए नए कपड़े ले आती या मैं उसके लिए नए कपड़े बनवा देता तो सबको तभी की तभी नए कपड़े चाहिए होते। अगर मीनल उन्हें बैठी हुई दिख जाती तो सबको ही आराम फरमाने की सूझती। दोनों बहुएं जब ऐसी निकलीं तो मैंने सोचा कि चलो अब जो भी हुआ, लेकिन अगली बार फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा। मैंने अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादियां भी अगले 2 साल में निपटा दीं। अब तो मेरे घर में 4-4 बहुएं और बेटे थे। मुझे घर में भला अकेलापन क्यों महसूस होता? मेरा घर तो बिल्कुल हरा भरा था, चारों तरफ अपने ही अपने थे। लेकिन उस खुशियों भरे माहौल को ग्रहण लगते देर न लगी। 6 महीने के अंदर अंदर चारों बहुएं ज़रा ज़रा सी बात को लेकर बहस करने लगीं, तो मुझे यही लगा कि यह बहुत सामान्य सी बात है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, थोड़े बहुत, और यहाँ तो छोटी मोटी बातों को लेकर बस बहस हो रही है। आपस में ही बात संभाल लेंगे, मुझे बीच में बोलने की क्या ही ज़रूरत है। बस यही सोचकर मैं उनके बीच में ना बोला और उन लोगों के झगड़े दिन पर दिन बढ़ते ही रहे। किसी न किसी बात को लेकर आए दिन लड़ बैठती। अब तो उनकी बहस तेज तेज आवाज़ में बदल गई और चारों ही एक दूसरे से किसी न किसी बात पर लड़ बैठती। कभी किन्हीं 2 बहुओं की आपस में बनने लगती
तो कभी किन्हीं दो बहुओं में आपस में बहुत तेज लड़ाई हो जाती। कभी कोई समझदार बन जाती तो दूसरे ही पल कोई बेवकूफ बनकर उसका सर फोड़ने लग जाती। चारों का यही तमाशा चलता रहा। अभी तक तो चारों आपस में ही झगड़ा किया करती थीं, लेकिन अब वह मेरी बेटी के ही पीछे पड़ने लगीं। कभी कोई, चारों में से हमेशा कोई न कोई उसके पीछे पड़ी रहती और उसे दुनिया भर की बातें सुनाती रहती। अभी तक मीनल अपनी ग्रेजुएशन ही कर रही थी। उसकी ग्रेजुएशन तब तक पूरी भी नहीं हुई थी कि उन लोगों ने दिन रात मेरे पीछे पड़ पड़ कर मीनल की शादी करने को कहा। हालांकि मैंने बहुत मना किया, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बड़े थे, समझदार थे, इसीलिए मैं उनकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता था। और फिर मीनल ने भी शायद इसी में भलाई समझी। उसने कहा कि उसके कारण घर में कलेश भरा वातावरण बनता है, तो बेहतर यही होगा कि उसकी शादी करके इस घर से विदा कर दिया जाए। कम से कम इस तरह ही सही, घर में शांति तो स्थापित होगी। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से तो रहेंगे। बस यही सोचकर मीनल ने भी हाँ कह दी। तो मैंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार घराना ढूंढा और बहुत अच्छे घर में बड़ी धूमधाम से अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और बहुत ज़ोर शोर से अपनी बेटी की डोली विदा की। बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी मैंने। आसपास के लोगों में कुछ समय तक तो वह शादी चर्चा का विषय बनी रही। इतना पैसा खर्च किया था मैंने अपनी बेटी की शादी पर। यह बात मेरे बेटे और बहुओं को बिल्कुल रास ना आई। वह तो मुझे पहले से ही कह रहे थे कि मीनल की शादी में इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने ही उन सब की एक न सुनी। मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि अभी मीनल की पढ़ाई में मुझे पैसा लगाना है। जैसे तुम सब ने अपनी पढ़ाई पूरी की, वैसे ही उसे भी करने दो। लेकिन नहीं, उन लोगों ने जिद की तो उसकी पढ़ाई का पैसा और उसकी शादी का पैसा सब मैंने उसकी शादी में ही लगा दिया और अपनी बेटी को एक अच्छे परिवार में विदा कर दिया। लेकिन यह बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। आए दिन वह इसी बात पर आपस में झगड़ा करते रहते। बेटे और बहुएं भी आपस में अब लड़ने लगे। उनमें भी लड़ाइयाँ होने लगी थीं। बहुओं का कहना था कि तुम्हारे पिता सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। चारों बेटे में से हर किसी का बस यही रोना था कि मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं इस घर में सबसे ज़्यादा कमा कर लाता हूँ और फिर मुझे कुछ नहीं मिलता। चारों बहुओं का भी यही दुख था। उन चारों का भी यही कहना था कि इस घर में सबसे ज़्यादा काम हम करते हैं, बाकी तीनों बैठे बैठे बस हाथ हिलाती रहती हैं या बिस्तर में पड़ी रहती हैं और फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। जिससे पूछो उसका यही रोना था। अब किसकी तरफदारी करो और किसको छोड़ दो? आखिर थे तो मेरे चारों ही बेटे ना, मैं किसी एक की तरफदारी तो नहीं कर सकता था। ऐसे में इन सब का जब मुझे कोई समाधान ना मिला, तो मैंने एक उपाय निकाला और सोचा कि क्यों ना मैं इन चारों को बिठाकर चारों बेटों और बहुओं से बात करूं और उनसे पूछूं कि आखिर इन्हें चाहिए क्या, यह लोग क्यों आपस में झगड़ते हैं। क्योंकि किसी समय पर मेरे घर का, मेरे परिवार का बड़ा नाम और बड़ी इज्जत हुआ करती थी। मेरी माँ, मेरी चाची ताई कभी आपस में ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ीं और मेरे परिवार की इसीलिए मिसाल कायम करते थे लोग। और अब इस परिवार की बहुएं आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह रोज़ तीसरे दिन लड़ने बैठ जाती हैं और इस बारे में पूरा गांव चर्चा किया करता और सब हंसा करते थे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना झगड़े की वजह को ही ख़त्म किया जाए। लेकिन उस वजह को ख़त्म करने के लिए पहले कारण जानना भी बहुत ज़रूरी था ना। तो उस कारण को जानने के लिए ही मैंने अपने चारों बेटा और चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने पास बैठाकर उनसे बातचीत की।
मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू का भी यही दुख था कि सबसे पहले बड़ा बेटा कमाने लगा और वह तब से लेकर आज तक कमाता आ रहा है, सब कुछ घर में ही दे रहा है। फिर भी उनके छोटे भाई बहन उनकी इज्जत नहीं करते, दो बातें नहीं सुन सकते। और छोटे छोटे बच्चों का कहना यह था कि हमने भी तो जब से कमाना शुरू किया है तब से हम सब भी इसी घर में दे रहे हैं ना, फिर हम क्यों भला किसी की सुनने लगे। और फिर आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है। अगर यह हमें पीटना चाहें तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने बच्चों के सामने इनसे पिट लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में हमारे बच्चे हमारी क्या ही इज्जत रखेंगे। तब मैंने अपने बच्चों को समझाया कि अगर बड़ों की दो बातें सुन ली जाएं तो कोई छोटा नहीं हो जाता। और बड़े बेटे को भी समझाया कि बड़ा है तो थोड़ा बड़प्पन दिखाए, छोटों के साथ बात बात पर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और भी उनकी जो भी समस्याएं थीं मैंने सुलझाने की कोशिश की, जैसे बहू का घर के काम को लेकर और खाने पीने को लेकर जो झगड़ा था। मैंने उनको समझाया कि दो बहुएं मिलकर एक हफ्ते काम कर लिया करेंगी और दो बहुएं मिलकर उसके अगले हफ्ते। इस तरह से ना उनमें झगड़ा होगा और ना ही किसी काम को कम या ज़्यादा काम करने की परेशानी होगी। अब यह आइडिया मेरी बहुओं को भी अच्छा लगा, लेकिन उन सब की सबसे बड़ी समस्या थी मेरी बेटी की शादी। उन्हें दुख इसी बात का था कि मैंने मीनल की शादी में इतना पैसा क्यों लगाया, लेकिन इस बात पर मैंने उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उन्हें कह दिया कि मीनल मेरी बेटी है, उसकी शादी में कितना पैसा लगाना है कितना पैसा नहीं, यह मैं तुमसे पूछकर नहीं लगाऊंगा। वह मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है। मैं अपनी खुशी से अपनी बेटी के लिए जितना करना चाहूँ उतना करूँगा, कोई मुझे इसके लिए रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि मैंने उन्हें समझाया भी कि जब तुम लोगों की शादियाँ हुई थीं तो मैंने तुम सबकी शादी में भी ऐसे ही बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए थे, लेकिन तुम्हें वह सब नहीं दिखा। अब जब तुम्हारी बहन की बारी आई तो तुम सब इतना छोटा मन कैसे कर सकते हो। तुम्हारी इकलौती ही बहन है, फिर भी तुम उसके बारे में इतनी छोटी सोच रखते हो। मीनल के अलावा जिसको जो भी समस्या थी मैंने सब सुलझाई और उन्हें समझाया। उस समय के लिए वह सब समझ भी गए और अपने अपने कामों में फिर से लग गए। अब पहले के मुकाबले घर में बहुत हद तक शांति रहने लगी थी। ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल बहस ना हो, लेकिन हाँ, जो पहले कुत्ते बिल्ली की तरह हैं यह लोग आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता था। अब सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के कारण घर में झगड़ा भी कम था। ऐसे ही समय बीता और थोड़े समय बाद हमें पता चला कि मीनल का बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसने दो बच्चों को जन्म दिया है। यह सब सुनकर मैं तो फूला न समाया और खुशी के मारे मैंने अपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं और बच्चों के नामकरण के दिन हमें मीनल के यहाँ कुछ उपहार स्वरूप भेंट लेकर जानी थी। छोचक लेकर हम सब वहाँ पहुँचे। मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी शादी के लिए पहले से ही पैसे जोड़े हुए थे और उसकी माँ ने मीनल के होने वाले बच्चों के लिए पहले से ही कुछ चीज़ें बनवाई हुई थीं। हालांकि मैंने अपने पोते पोतियों को भी बहुत सारी चीज़ें मैं दे चुका था और फिर मेरी ज़मीन जायदाद, मेरा घर परिवार, सब कुछ मेरे बेटों के लिए ही तो था। मेरी बेटी के लिए तो सिर्फ वही तोहफे थे ना जो मैं अपने हाथों से उसे दे सकूं। तो बस उसकी माँ के द्वारा बनाए हुए जो भी उपहार थे, जो भी चीज़ थी, सोने के गहने या अन्य चीज़ें, वे सब लेकर बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ लेकर हम वहाँ पहुँचे। लेकिन फिर से घर में वही तनावपूर्ण माहौल हो गया था। जब हम मीनल के यहाँ चोचक लेकर जाने की बात कर रहे थे तभी मेरे बेटे और बहुओं का कहना था कि माँ जी ने जो गहने उन बच्चों के लिए बनवाए हुए हैं या मीनल के लिए बनवाए हैं
उन गहनों को देने की क्या ज़रूरत है शादी के समय? वैसे ही आप इतना दे चुके हैं, अब रहने दीजिए। बस कुछ कपड़े और मिठाइयाँ वगैरह लेकर चलते हैं। इतना सब दिखावा करने की क्या ही ज़रूरत है? लेकिन मुझे अपने बेटों की और बहुओं की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जब मेरे पोते हुए थे तो मैंने अपनी बहुओं के लिए और अपने पोतों के लिए एक एक सोने की चीज़ भी बनवाई, बहुओं को पाजेब भी बनवाई। फिर भी उनका मन नहीं भरा, जबकि मैंने हर एक पोते और हर एक बहू को उनकी चीज़ अलग अलग उनके हाथों में सौंपी, और बेटों के ही सामने मैंने हर चीज़ उन्हें सौंपी। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी मैंने किसी चीज़ की कमी ना रखी, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अपनी नाती के जन्म पर गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं, वैसे ही अपने पोतों के जन्म पर भी बंटवाईं। लेकिन फिर भी न जाने उन्हें अपनी बहन से क्यों इतनी चिढ़ थी। जब वे लोग बहस करने लगे तो मैंने उस वक्त उनसे कह दिया कि ठीक है, बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे, अभी इस बात पर झगड़ा मत करो। मैं नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो। फिर बाद में मैंने अपनी बेटी को केवल वही चीज़ें उपहार में दीं जो चीज़ें मैंने अपनी बहुओं को दी थीं। यहाँ तक अपनी बेटी को मैंने वो चीज़ें भी न दीं जो उसकी माँ ने उसके लिए बनवा कर रखी थीं। फिर भी बेटों के और बहुओं के सबके मुंह बन गए। घर वापस लौटते ही सब सर पर चढ़कर बैठ गए और चिल्लाने लगे। फिर से वही तमाशा शुरू हो गया। सबके सब मेरे ऊपर चिल्लाने लगे और मुझसे कहने लगे कि जब देखो तब बस बेटी का गुणगान करते रहते हो। अरे, हम लोगों को सड़क पर निकाल कर खड़ा कर दो। यह घर, यह ज़मीन जायदाद सब उसी के नाम कर दो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बेटी ही सब कुछ है ना? तुम्हारे बेटे तो कुछ नहीं है तुम्हारी नज़रों में। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बेटी ही है। बस इतना मना करने के बाद भी उसकी शादी में इतना पैसा बर्बाद कर दिया। फिर भी हम चुप रहे और हमने कुछ ना कहा। तो अब उसके बच्चों के जन्म पर भी पूरे घर को लुटा दोगे क्या? अरे, हमारे पास जो भी है सब अपने घर में ही तो है। उसके पास जो भी गया है वह उसके ससुराल वाले क्या हमें कुछ लौटा कर देंगे? इतनी सी बात अकल में नहीं आती। जब बेटे ज़्यादा बोलने लगे तो मैंने उनको डांट तो दिया और चुप भी करवा दिया, लेकिन फिर बहुएं भी बहस करने लगीं, तो बेटे ही क्यों चुप रहते? सब के सब एक साथ मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मुझे बातें सुनाने लगे। गुस्से में मैंने भी कह दिया कि हाँ हाँ, सब उसी के नाम कर दूंगा। तुम जैसे नालायक औलाद से तो कई गुना बेहतर हैं ऐसी बेटियां। जब तक वह इस घर में रही उसने मेरी बहुत देखभाल की, जितना तुम लोग आज तक भी नहीं कर पाते। उसके जाने के बाद तो न समय से कोई दवाइयाँ देने वाला है, न खाना पीना देखने वाला। यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी अगर गंदे पड़े हुए हैं तो उन्हें भी 4 दिन से पहले कोई बहू देख नहीं सकती। और जब मेरी बेटी थी तो मेरे लिए इतना करती थी। वास्तव में बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। मैं अब सब कुछ उसी के नाम करूँगा। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए। इतना कहकर मैं गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला गया। लेकिन न जाने मेरे बेटे और मेरी बहुओं को क्या सूझी। शायद उन लोगों ने इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि अपनी सारी ज़मीन जायदाद मैं अपनी बेटी और अपने जमाई के नाम कर दूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। लेकिन रात को जब मेरी आँख खुली, खटर पटर की आवाज़ हो रही थी और मुझे कुछ प्यास सी लगी, तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल कर आया तो देखा अभी भी बेटे और बहुओं के कमरे में से बड़े बेटे के कमरे की लाइट जली हुई थी और बाकी बेटों के कमरे में भी थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आ रही थी, पर उनके गेट बंद थे। बड़े बेटे के कमरे का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। मैंने अपना चश्मा पहना और गौर करके देखा तो तभी कमरे में कोई घुसा और बड़े बेटे ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं दरवाजे के बाहर गया। अपनी चप्पल उतार कर मैं नंगे पांव धीरे धीरे वहाँ पास पहुँचा और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर अंदर क्या बात हो रही है।
जो यह लोग इतनी रात में बात कर रहे हैं। तब मैंने जो सुना, मेरे हाथ पांव फूल गए। मेरे कानों में मेरे बड़े बेटे की आवाज़ पड़ी। वह कह रहा था कि तुम सब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पापा को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। आखिर इस जमीन जायदाद पर हमारा भी हक है, या फिर यह कहो कि हमारा ही हक है। मीनल का क्या है? मीनल का कुछ नहीं है अब यहाँ। वह तो विदा होकर जा चुकी यहाँ से, और अब सब कुछ हमारा ही है। भैया, अगर पापा ने अपनी मर्जी से सब कुछ मीनल के नाम कर दिया तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, सब कुछ मीनल को ही मिल जाएगा। इस पर मेरे बाकी बेटों ने भी अपनी अपनी राय देने लगे और बोले, भैया हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे तो पापा हमें सड़क पर लाकर छोड़ देंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। अभी तक हम जिस ठाट बाट से जीते आए हैं, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तो हम तरस जाएंगे। हम लोग तो अभी से ही गांव में अगर कोई भी कुछ भी कह दे तो बड़ी शान से हम कहते हैं कि हम भी करोड़पति हैं। तब हम करोड़पति को रोड़पति बनते देर नहीं लगेगी भैया। कुछ तो सोचिए आप। आपस में वे चारों बातें कर रहे थे। बहुएं भी अपनी अपनी राय रख रही थीं कि बुढ़े को पता नहीं क्या सूझी है, बस बेटी का ही प्यार दिखाई दे रहा है। हम इतना कुछ करते हैं, वह नहीं दिख रहा। अगर बनाकर ना खिलाएं तो भूखे मर जाएंगे। फिर भी देखो, अपनी बेटी पर सब कुछ लुटाए जा रहा है बुढ़ा। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सबकी आवाज़ ही मेरे कानों में पड़ रही थी कि तभी किसी एक ने कहा, लेकिन अगर पापा ना रहे तब उनकी जायदाद पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा ना, क्योंकि मीनल की तो शादी हो चुकी है। अब शादीशुदा लड़की का मायके की ज़मीन जायदाद पर क्या ही अधिकार है। अगर पापा को कुछ हो गया तब तो सब कुछ हमारा होगा ना। इस पर मेरा दूसरा बेटा चौंकता हुआ बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तब मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि हमें पहले ज़मीन जायदाद तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता साफ करना होगा, रास्ते में आने वाली हर अड़चन को दूर रखना होगा, और फिलहाल सबसे बड़ी मुसीबत तो पापा ही हैं। यही कहना चाहते हो ना तुम? इस पर मेरा दूसरा बेटा बोला, हाँ भैया, और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा पापा ने। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मेरे चारों बेटों ने इस बात के लिए मंजूरी दे दी और कहा कि हाँ ठीक है, अब हमें पापा को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा, बस यह सुनते ही मैं वहाँ से हड़बड़ाकर बाहर निकलने लगा कि तभी मेरे हाथ से वहाँ रखा एक बर्तन गिर गया, जिसकी आवाज़ से वह चारों चौकन्ने हो गए और वे चारों अपने कमरे से बाहर आए। लेकिन उन चारों के निकलने से पहले मैं वहाँ से निकल गया और सब ने मिलकर मेरा पीछा भी बहुत किया। लेकिन मैं भागता दौड़ता जंगलों की तरफ निकल आया और जंगलों में दौड़ते दौड़ते कुछ तारों के बीच से, कुछ बड़ी बड़ी फसलों के बीच से भागता दौड़ता यहाँ तक आ रहा था कि मेरा पैर फिसलने के कारण मैं एक जगह गिर पड़ा। खेत में शायद कोई पत्थर पड़ा था जो मेरे सिर पर लग गया। लेकिन अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में मैं उस समय पागलों की तरह भाग रहा था कि मुझे कुछ न दिखा और मैं सीधा चला जा रहा था। लेकिन इस भूसे के ढेर के पास आकर मैं बेहोश हो गया, और अब सुबह तुमने जब मेरे पैर में डंडा मारा तब जाकर मुझे होश आया, और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ बेटा। अपनी आप बीती बताते बताते ब्रजमोहन जी की आंखें भर आईं और बोले, जिस औलाद के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जिस औलाद की हर खुशी के लिए मैंने एक बार नहीं सोचा, जब जो मांगा उन्होंने मैंने ला कर दिया, आज वही औलाद कुछ ज़मीन के लिए और मेरे घर के लिए मुझे मारना चाहती है। बस उन्हीं नालायक बेटों से अपनी जान बचाता भाग रहा हूँ बेटा। ब्रजमोहन जी की यह सब बातें सुनकर किशन भी बहुत दुखी हो गया। उसने उन्हें समझाया और कहा, कोई बात नहीं बाबा, दुनिया में सब तरह की औलाद होती है, इसमें आपकी क्या गलती है।
माँ बाप थोड़े ही ना चाहते हैं कि औलाद बुरी निकल जाए। अब मैं अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पर यह बड़े होकर कैसे निकलेंगे यह मुझे भी नहीं पता। पर इसमें मेरी गलती थोड़े ही ना है, मैं तो इन्हें अच्छी शिक्षा ही दे रहा हूँ ना। खैर, आप यह सब छोड़िए बाबा, फिर अब आपने क्या सोचा है? अब आप क्या करेंगे? तब ब्रजमोहन जी सोच में पड़ गए, तो किशन ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, चलो बाबा, बाकी बातें बाद में सोच लेना। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ जाकर अपने कपड़े बदलना, नहा धोकर खाना पीना खाकर आराम से सोचना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। चलिए, मेरे साथ चलिए, किशन ने कहा। लेकिन ब्रजमोहन जी उसके साथ आने को तैयार नहीं थे। फिर किशन ने कई बार समझाया और कहा कि बाबा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बदले में। मैं तो वैसे ही इंसान होने के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते, और कोई मेरा मकसद नहीं है। इसीलिए आप मेरे साथ चल सकते हैं बाबा। और वैसे भी आप तो फिर भी बहुत सक्षम हैं, समृद्ध हैं। किस चीज़ की कमी है आपके पास जो आप अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? हिम्मत कीजिए, और जिसने भी आपके साथ गलत करने की कोशिश भी की है उसे उसकी गलती की सज़ा दीजिए। आज आपके बच्चों के मन में आपको मारने का ख्याल आया है, तो कल को वह आपको मार भी सकते हैं। ऐसे में आप उन लोगों के साथ उस घर में कैसे रह सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको इस बारे में किसी वकील से सलाह लेनी चाहिए, वरना आपको अपने बेटों पर पुलिस केस करना चाहिए। जेल की हवा खाएंगे तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ ही दिनों में अपने आप सुधर जाएंगे। किशन ने उन्हें कई बार समझाया और आखिरकार ब्रजमोहन जी को अपने साथ अपने घर ले आया। वह उन्हें घर लेकर आया तो किशन की पत्नी ने ब्रजमोहन जी के लिए पानी गर्म किया। किशन ने उन्हें नहलाया धुलाया और अपने पिताजी के धोती कुर्ता पहनने को दिए। फिर उन्हें गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर गया और उनकी मरहम पट्टी करवाई और उनका इलाज करवा कर किशन उनको अपने घर ही ले आया और फिर उनसे कहा कि बाबा, अब आप यहाँ आराम कीजिए और आराम से लेटे लेटे सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। यहाँ आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब किशन अपने काम पर चला गया। शाम को जब किशन वापस लौटा तो ब्रजमोहन जी ने किशन से कहा कि बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने बेटा और बहू को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। उन्हें उनके किए की सज़ा तो भुगतनी होगी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सही, पर सज़ा तो उन्हें मिलेगी। तो मुझे कल पुलिस स्टेशन लेकर चलना, मैं अपने बेटों को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन किशन ब्रजमोहन जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और ब्रजमोहन जी ने अपने बेटों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, घर का पता दिया और पुलिस वालों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्लीज़ सर, आप मेरी जान बचा लीजिए, वरना मेरी औलाद मुझे ही मार डालेगी। पुलिस वालों ने भी उनकी उम्र देखते हुए उनकी जान को बचाने की कोशिश करते हुए उसी दिन उनके चारों बेटों को धर दबोचा और साथ ही लेडीज कांस्टेबल को ले जाकर चारों बहुओं को भी वे लोग पकड़ ले आए। पुलिस स्टेशन में चारों बहुएं और चारों बेटे बैठे हुए थे। घर पर ब्रजमोहन जी के नन्हे नन्हे पोते पोती रह गए थे, जिन्हें लेने के लिए उन्होंने किशन को भेज दिया और खुद पुलिस स्टेशन अपनी औलाद से मिलने के लिए आए। अपने पिता को अपने सामने देख बेटे और बहुएं गुस्से से बौखला गए और अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोले, यह सब क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं आपको। तब ब्रजमोहन जी ने अपने बेटा और बहू को कहा कि बेटा, तुम लोगों ने मुझे जितना पागल समझा, आखिर मैं उतना पागल नहीं हूँ। तुम लोगों के प्यार में मैं हमेशा चुप रहा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दुनियादारी से अनजान हूँ। मुझे सब पता है क्या, कब, कैसे करना है
और हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना इस दुनिया से भेज दोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मैंने तुम्हें जीवन दिया है। तुम मुझसे पैदा हुए हो, मैं तुमसे नहीं। तो तुम मुझे मार भी नहीं सकते। तुम लोगों की सारी बातें मैंने उस रात सुन ली थीं। वह तो शुक्र है मेरे भगवान का कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लीं और वक्त रहते मैं घर से भाग गया, वरना शायद तुम लोग तो अगले दिन ही मेरे मरने का इंतज़ाम कर लेते, है ना? इतना कहते हुए ब्रजमोहन जी गुस्से में आ गए तो उनके बेटे और बहुएं हाथ बढ़ाते हुए बोले, नहीं पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ भला ऐसा क्यों करेंगे? हम आपको भला क्यों मारना चाहेंगे? आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपकी अपनी औलाद हैं। हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब ब्रजमोहन जी ने उन्हें उस रात की वह सारी बातें बता दीं जो उन्होंने अपने कानों से सुनी थीं। तब बेटे और बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर हाथ जोड़कर अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाने लगे और बोले, हमारे बारे में न सही तो हमारे बच्चों के बारे में सोचिए पिताजी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने अपने पिता से खूब माफ़ी मांगी, लेकिन ब्रजमोहन जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। ब्रजमोहन जी ने केस चलने दिया और लगभग 6 महीने तक उनके बेटे और बहू कोर्ट में आते जाते रहे। घर पर मीनल ने अपने भतीजे और भतीजियों को संभाला और इधर ब्रजमोहन जी तो थे ही अपने पोते पोतियों को संभालने के लिए, लेकिन 6 महीने तक अपने बच्चों से दूर रहकर उनके लिए तड़पते हुए उनके चारों बेटे और बहू उनकी अकल ठिकाने आ गई थी। और 6 महीने बाद ब्रजमोहन जी ने अपने बेटों के साथ समझौता कर लिया, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को यही लिखवाया कि यदि कल को मेरी आकस्मिक मौत हो जाए तो उसका कारण मेरे चारों बेटे ही होंगे, और यदि मेरी मौत प्राकृतिक होती है तो मेरी ज़मीन जायदाद का कुछ भी हिस्सा मेरी औलाद को ना देकर सारी ज़मीन जायदाद अनाथ आश्रम में अनाथ लोगों को दे दी जाएगी। और उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को उस घर में रहने दिया जिस घर में अब तक वे लोग रह रहे थे, लेकिन ब्रजमोहन जी उन लोगों के साथ नहीं रह सकते थे और वे अलग घर लेने की बात करने लगे। तब किशन ने ब्रजमोहन जी से कहा, बाबा, अगर आपको मेरे छोटे से घर में कोई परेशानी ना हो तो आप अगर चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। वैसे भी मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं हैं और मुझे उनकी कमी बहुत खलती है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ मेरे घर आकर रहें। तो ब्रजमोहन जी ने मना किया, लेकिन फिर भी किशन के जिद करने पर मान गए और उसके साथ उसके घर में रहने लगे और अपने सारे खेत उन्होंने किशन को ही लगान पर दे दिए। किशन के घर में भी वे बेशक रह रहे थे, लेकिन किशन उनके खेतों पर मजदूरी करके पैसे कमाता और लगान के जितने भी पैसे बनते वह उनके हाथ में ही सौंप दिया करता था, क्योंकि वह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, साथ ही मेहनती भी। अब ऐसे ही धीरे धीरे मेहनत करके वह अपने घर की, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी बेहतर बना रहा था और ब्रजमोहन जी भी उसी के साथ रहने लगे थे। किशन ने ना ही कुछ मांगा और ना ही कुछ उपेक्षा की, लेकिन ब्रजमोहन जी ने उस अनजान बेटे के लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम करके छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आज वह जिंदा हैं तो शायद किशन के कारण ही है। अगर वह उन्हें ना मिलता तो शायद वह बेहोश ही पड़े रहते दुनिया में। शायद वह कभी इतनी हिम्मत ही न जुटा पाते कि अपने बेटों को सबक सिखा पाएं, और अगर वह ना होता तो वह शायद उन लालची और मक्कार बेटों के पास वापस रह रहे होते, वरना किसी सड़क पर शायद भीख मांग रहे होते। जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब सब कुछ ठीक था। इसीलिए ब्रजमोहन जी ने अपनी खुशी से ज़मीन का एक टुकड़ा किशन के नाम कर दिया। इसके बारे में उन्होंने किशन को तब तक नहीं बताया जब तक उनकी मृत्यु का समय नज़दीक ना आ गया और वह अपनी सारी ज़मीन जायदाद उन वृद्धों के नाम करके इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अपनी औलाद को ज़मीन जायदाद के नाम पर उन्होंने केवल वह घर दिया, जबकि वह तो अपना सब कुछ
अपने बच्चों के लिए ही सौंपने वाले थे, लेकिन उनके बच्चों की गलत नीयत और खराब आदत की बदौलत उन्होंने अपने ही पिता को मारने की कोशिश की। ज़मीन जायदाद के लालच में इतने अंधे हो गए कि वक्त से पहले ज़मीन पाने के लिए अपने ही पिता को मारने चल दिए। जबकि उन्होंने सब्र किया होता तो शायद उनके पिता उनके साथ हंसी खुशी रह रहे होते और आज हंसी खुशी वह अपने बेटों के नाम सारी ज़मीन जायदाद कर देते। लेकिन उनके बच्चों ने लालच किया, जिसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो भी, और अगर अच्छी ना लगी हो तो भी वीडियो को लाइक कर दें यदि वीडियो पसंद आई हो तो, और साथ ही शेयर भी। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।